नमस्कार, मेरा नाम उमा अडिल है। मैं शासकीय डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज हम एमए सोशियोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 7 के यूनिट 5 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सोशल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और पार्टिसिपेटरी रिसर्च के विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। रिसर्च मीन्स अनुसंधान। अनुसंधान शब्द का हम सभी शाब्दिक अर्थ जानते ही हैं। इसका समाजशास्त्र में काफी अधिक उपयोगिता है। अनुसंधान मूलतः उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो रिसर्च शब्द से बना हुआ है, जो पुनः दो शब्दों से बना है, री प्लस सर्च, जिसका अर्थ होता है पुनः खोज करना। अर्थात इसको हम विस्तार से समझे तो किसी भी विषय का काफी गहन अध्ययन, जो ज्ञान पहले से उपलब्ध है उस पर पुनः ज्ञान प्राप्त करना, उसका विस्तार से अध्ययन करना वैज्ञानिक पद्धति से, ये जो है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान का समाज शास्त्र विषय में काफी अधिक महत्व है। अनुसंधान को जब हम सामाजिक विषयों से जोड़ते हैं या सामाजिक घटनाक्रमों का, सामाजिक समस्याओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान एक निश्चित वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। हम व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं, योजनाबद्ध रूप से उसको निष्कर्ष निकालना, निरीक्षण, परीक्षण करना इत्यादि सारी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से प्राप्त ज्ञान को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। और ये मुख्यतः सामाजिक जो हमारे आसपास होने वाली सामाजिक समस्याएं, सामाजिक घटनाएं या जो भी घटनाक्रम जो घट रहा है उस पर आधारित होता है। इसके माध्यम से हम समाज का बहुत गहन अध्ययन करते हैं और उन पर जो समस्याएं हैं उसका समाधान निकालने का, निदान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के कई प्रकार होते हैं। उनके विषय की प्रकृति के अनुसार, जो हमारी आवश्यकता है, हमारे शोध का विषय है, उसके अनुसार हम अलग अलग प्रकारों को उपयोग में लाते हैं। आज का हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है वो है सामाजिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और सहभागी या पार्टिसिपेटरी अनुसंधान। इन्हीं तीनों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम सामाजिक अनुसंधान के विषय में गहराई से अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सामाजिक अनुसंधान में हम समाज को प्रभावित करने वाली घटनाओं का, समस्याओं का बहुत विस्तार से अध्ययन करते हैं और साथ में ही इसके अध्ययन में हम विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्शन करते हैं जो वैज्ञानिक विधि से होना चाहिए। उसके बाद निरीक्षण, परीक्षण, उसका तुलनात्मक अध्ययन, टेबुलाइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, सिद्धांतों को प्रतिपादन करते हैं। और इस तरीके से जो हम सामाजिक अनुसंधान करके विभिन्न वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है और समस्या से संबंधित निदान निकालने का, समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। और इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो क्योंकि हम उसको संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त करते हैं तो वो विश्वसनीय होता है और प्रामाणिक होता है। तो सामाजिक अनुसंधान जो है समाज के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करने वाली घटनाओं और समस्याओं पर किया जाने वाला अनुसंधान है। समाजशास्त्र में इसके माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारा जो समाजशास्त्रीय ज्ञान है वो दिन ब दिन इसके माध्यम से जो है काफी समृद्ध होते जा रहा है। तो इसके जो करने के, सामाजिक अनुसंधान को करने के अनेक कारण होते हैं, अनेक उद्देश्य होते हैं, उसका अनेक परिप्रेक्ष्य होता है, उसका संदर्भ होता है, उसका अनेक दृष्टिकोण होता है, अनेक प्रकार की उसकी प्रकृति होती है। जैसा हमारा विषय होता है, जैसा हमारा समस्या होता है, उसके आधार पर हम उनमें से किसी एक प्रकार का चुनाव करते हैं और उसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। तो हम इसके प्रकृति के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर और इसके उपागम के आधार पर इनके प्रकारों को सबसे पहले देखते हैं। इसके प्रकार को हम देखें तो जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, उपागम के आधार पर इसके प्रकार होते हैं, उद्देश्यों के आधार पर होता है और प्रकृति के आधार पर होता है। उपागम के आधार पर हम देखें तो सामाजिक अनुसंधान को सर्वेक्षण अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, मूल्यांकनात्मक अनुसंधान और व्यक्तिगत अध्ययन 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। वहीं हम उद्देश्यों के आधार पर देखें तो विशुद्ध अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, इसको तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है। और प्रकृति के आधार पर हम देखें तो सामाजिक अनुसंधान को अन्वेषणात्मक अनुसंधान, विवरणात्मक अनुसंधान और निदानात्मक अनुसंधान के प्रकारों में बांटा जा सकता है। हम सामाजिक अनुसंधान के इसके पश्चात उसकी विभिन्न जो प्रक्रिया है, जो चरण है, उसको देखते हैं। अब हम
सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया एवं चरण को विस्तार से देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है और इसकी प्रक्रिया जो है विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है और जो वैज्ञानिक पद्धति से ही इसमें किसी भी समस्या का निरीक्षण परीक्षण करके उसका वैज्ञानिक पद्धति के सभी जो चरण है उसको फॉलो करके फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक चरणों से होते हुए और अनुसंधान करता गुजरता है और इसमें अध्ययन करता है और जानकारी प्राप्त करता है। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया जो है अनेक चरणों से होकर गुजरती है और इसके चरण के विषय में अनेक जो समाजशास्त्री हैं उनके अलग अलग विचार हैं। सभी जो प्रक्रिया के जो चरण है उस पर एकमत नहीं है कि कितने चरण से होकर इसको गुजरना चाहिए। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ग्रुनबर्ग ने इसको 4 चरण बताए हैं, जबकि अगस्त काम्टे इसके 5 चरण बताते हैं और मिसेस पीवी यंग ने इसके 4 चरणों को बताया है। परंतु इन 4 या 5 चरणों में समस्त जो सामाजिक अनुसंधान है वो संपन्न नहीं होता है। तो वर्तमान में हम देखते हैं जब अनुसंधान करने जाते हैं तो हमें अनेक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है या अनेक प्रक्रियाओं का हमें पालन करना पड़ता है। मुख्य रूप से हम सामाजिक जो अनुसंधान है उनके करने की कौन कौन सी प्रक्रिया है, कौन कौन से चरण है उसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले इसके मुख्य चरण जो होते हैं उसमें से हम पहला जो चरण है उसको हम देखते हैं तो समस्या का चुनाव। सामाजिक अनुसंधान करने में समस्या का चुनाव जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो चरण है ये प्रथम जो स्टेप है। इसमें हम किसी भी अनुसंधान को करने के लिए सबसे पहले हम समस्या का बहुत सतर्कतापूर्वक चुनाव करते हैं। समस्या का चुनाव करते समय बहुत सारे जो बिंदु है उसको ध्यान में रखा जाता है कि हमें समस्या के बारे में पूर्व ज्ञान है कि नहीं है, उस पर उपलब्ध जो साहित्य है वो पर्याप्त है कि नहीं है, उस विषय में पहले से क्या कोई अनुसंधान हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम जो है समस्या का चुनाव करते हैं। समस्या का चुनाव सामाजिक अनुसंधान में कहा जाता है कि सबसे बड़ा कार्य है। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे किसी बंदरगाह में कोई जहाज अगर खड़ा है उसको किसी निश्चित दिशा में बहुत दूर तक की सफर तय करना है, लेकिन अगर उसकी शुरुआत में ही उसकी दिशा जो है गलत अगर वो पकड़ लेता है या गलत डायरेक्शन में वो जाना शुरू कर देता है तो फिर बाद में कितना भी उसको कुशलता से चलाया जाए, कितना है उस पे मतलब अच्छे जो चालक या जो कैप्टन हो तो भी उसको सही दिशा में नहीं ले जा सकते या उसको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम अपनी समस्या का चुनाव जो है गलत कर लेंगे तो हमें जो अनुसंधान करता है उसको आगे चलकर अनुसंधान में काफी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उसका शोध या अनुसंधान है कहीं न कहीं दोषपूर्ण हो जाएगा। तो समस्या का चुनाव जो है पहला कदम या पहला चरण तो है ही, साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका बहुत सतर्कता पूर्वक चुनाव करना चाहिए। दूसरा जो चरण है संबंधित साहित्य का अध्ययन, यह भी सामाजिक समस्या में सामाजिक अनुसंधान में काफी महत्वपूर्ण चरण है। जो समस्या हमने चुना है, जो विषय हमने उठाया है अनुसंधान के लिए, उस पर पहले से बहुत सारे जो रिसर्चर्स होते हैं, बहुत सारे और विद्वान होते हैं, अनुसंधान करते होते हैं, समाजशास्त्री होते हैं, उन्होंने उस पर अध्ययन किया होता है। तो वो सब संबंधित साहित्य का जो है पहले से अध्ययन कर लेने से हमें समस्या के बारे में काफी अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है और हमें क्या कार्य करना है ये इससे हमें स्पष्ट होने लगता है। तो ये हमारा दूसरा चरण है। तीसरा चरण जो है इकाइयों का निर्धारण। सामाजिक अनुसंधान में इकाइयों का निर्धारण जो है काफी महत्वपूर्ण एक चरण है, ये प्रक्रिया है। इकाइयों का निर्धारण भी हमें बहुत सोच समझ कर सतर्क रहकर जागरूक रहकर करना चाहिए कि जैसा हमारा समस्या का विषय है, जैसा हमारा अनुसंधान की प्रकृति है, उसके अनुसार हमें इकाइयों का निर्धारण करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से हम देखें कि जैसे हमें कोई जनसंख्या समस्या का अगर अनुसंधान करना है, सामाजिक अनुसंधान करना है या उस पर गहन अध्ययन करना है, तो उस स्थिति में हमारा जो अनुसंधान का जो हमारा इकाई है वो जनसंख्या से संबंधित कोई जो भौगोलिक क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो कोई गांव हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है, या हमारे अध्ययन की प्रकृति के अनुसार कोई परिवारों का समूह हो सकता है, या कुछ परिवारों को हम इकाई के रूप में ले सकते हैं या व्यक्तियों को भी ले सकते हैं। तो जैसा हमारा अध्ययन का विषय है, जैसा हमारा शोध का विषय है, उसके अनुसार हमें इकाइयों का निर्धारण करना चाहिए। उसके बाद प्राकल्पना का निर्माण। सामाजिक अनुसंधान की यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, जिसके अंतर्गत हम समस्या से संबंधित कुछ पूर्वानुमान या किसी कथन को लेकर चलते हैं और समस्या के लिए प्राकल्पना का निर्माण कर लेते हैं।
जो प्राकल्पना का फिर बाद में हम अनुसंधान के माध्यम से उसकी सत्यता की परीक्षा करते हैं, वह जो है सत्य भी हो सकता है और कभी कभी किसी परिस्थितियों में वो असत्य भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, पर प्राकल्पना का निर्माण जो है हमारे जो सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया में चौथा चरण है और महत्वपूर्ण है। इसके बाद अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण भी काफी सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा अध्ययन की प्रकृति है, जैसे हमारे शोध का डिमांड है, उसके अनुसार हमें अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। अगर अध्ययन क्षेत्र हमने काफी बड़ा ले लिया तो उसमें अधिक समय श्रम और धन लगता है और निष्कर्ष जो है कभी कभी अस्पष्ट हो जाता है। वहीं अगर हमारा अनुसंधान का क्षेत्र छोटा है तो उस स्थिति में हमारे निष्कर्ष जो सटीक होता है और कार्य में सुगमता आती है। उसके बाद सूचनादाताओं का चुनाव, अगला जो चरण है, सूचनादाताओं का चुनाव भी काफी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसा हमारा अनुसंधान है, जिस क्षेत्र में हमें शोध करना है, जैसा हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे सूचनादाता होना चाहिए। अगर हम औद्योगिक समस्याओं का अगर अध्ययन कर रहे हैं, हमारा अनुसंधान के विषय है, तो औद्योगिक श्रमिकों को हमें या उस औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को सूचनादाता के रूप में चुनना चाहिए। किसी अन्य फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अगर हम सूचनादाता के रूप में अगर ले लेते हैं तो हमारा अनुसंधान जो है सटीक नहीं होगा या शुद्ध नहीं होगा, उसमें कठिनाई आएगी या अशुद्धता आएगा पूरी तरीके से। तो इस तरीके से सूचनादाताओं का चुनाव भी विषय से संबंधित होना चाहिए, सही होना चाहिए। फिर उसके बाद है सूचना के स्रोतों का निर्धारण। सूचना के स्रोत भी हमें अपने शोध की प्रकृति के आधार पर निर्धारित करना पड़ता है। सूचना के स्रोत हम जानते ही हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक स्रोत होते हैं, वहीं द्वितीयक स्रोत भी होते हैं। प्राथमिक स्रोत में अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर फील्ड से या अनुसंधान के क्षेत्र से सूचनाओं की प्राप्ति करता है। वहीं द्वितीयक जो स्रोत होता है उसके अंतर्गत जो पहले से उपलब्ध जो कोई प्रामाणिक जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रतिवेदन है, रिपोर्ट्स हैं, शासकीय जो रिपोर्ट्स हैं, उनको भी हम सूचना के स्रोत के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। तो इस तरीके से सूचना के स्रोतों का निर्धारण भी हमें कर लेना चाहिए कि हमें कौन से स्रोत से जानकारी प्राप्त करना है, प्राथमिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत। इसके बाद हमारा है उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण जो है अगला प्रक्रिया है, और साथ ही उसका परीक्षण। जब हम अनुसंधान करने जाते हैं तो हमें अनेक विधियों से अनेक प्रविधियों एवं उपकरणों की सहायता से हमें सूचना का संकलन करना पड़ता है। कई प्रकार की विधियों का उपयोग कर सकते हैं। हमारे सामाजिक जो समाजशास्त्रीय अनुसंधान में मुख्यतः प्रयोग की जाने वाली जो प्रविधियां हैं, प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार, इन सभी जो हमारे प्रविधि है उन सबका हम निर्धारण कर लेते हैं कि हमारे अनुसंधान की प्रकृति के अनुसार कौन सी जो प्रविधि है वो ज्यादा सटीक है और किससे ज्यादा हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी का हम निर्धारण पहले से कर लेते हैं और साथ ही उनका पूर्व परीक्षण कर लेते हैं, ताकि हमें अनुसंधान के समय किसी प्रकार का कठिनाई ना आए और हमारा जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आए, एक्यूरेट हो। इसके लिए हमें इसका पूर्व परीक्षण भी कर लेना चाहिए। फिर है तथ्यों का अवलोकन संकलन। जब हम तथ्यों को संकलन करते हैं तो हमें विभिन्न विधियों के माध्यम से उनका संकलन करना पड़ता है। हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो कोई भी प्रविधि जैसे प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन आदि का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये होता है कि हमने अगर प्रश्नावली या अनुसूची का हम उपयोग कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसका निर्माण कर लेना चाहिए, उसमें सटीक प्रश्नों को शामिल कर लेना चाहिए, ताकि हमारे अनुसंधान से संबंधित प्रश्न उसमें शामिल हो जाए और हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो ये जो है तथ्यों का अवलोकन और संकलन, ये भी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके बाद हम देखते हैं तथ्यों का संपादन, वर्गीकरण और सारणीकरण। हम जब तथ्यों का संकलन कर लेते हैं तो अगला जो प्रक्रिया होता है, हमने जो अभी तक तथ्य हमें अनुसंधान क्षेत्र से प्राप्त किया है उसका पहले संपादन करें, उसका समूहन करें और वर्गीकरण करें और सारणीकरण करें। संपादित करते समय कुछ अनावश्यक जो सूचना होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, जो हमारे अनुसंधान के लिए उपयोगी होता है उसको हम रख के उस पर आगे उसका वर्गीकरण कर लेते हैं। अलग अलग वर्गों में एक सजातीय जो सूचना है उसको बांट लेते हैं, फिर उनका सारणीकरण करते हैं, टेबलाइजेशन करते हैं और उसके माध्यम से फिर हम आगे अध्ययन करते हैं। फिर अगला जो प्रक्रिया है तथ्यों का विश्लेषण। इस तरीके से हमने जो वर्गीकरण किया है, जो सारणीकरण किया है, उसके बाद हमें जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनका बारीकी से सावधानी पूर्वक टैली करके फिर उसका
विश्लेषण करते हैं कि उससे हमें क्या क्या जो सूचना है प्राप्त हो रही है, उसका हम यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। फिर अगला प्रक्रिया है सामान्यीकरण व नियमों का प्रतिपादन। हम अनुसंधान क्षेत्र से विभिन्न प्रक्रिया से या विभिन्न चरणों से अभी तक हमने जो जानकारी प्राप्त किया है उसके आधार पर जो सूचना है उनसे हम एक सामान्य सिद्धांत बनाने की प्रयास करते हैं या सामान्यीकरण करते हैं, और सामान्यीकरण के पश्चात हम उनसे संबंधित नियमों का प्रतिपादन करते हैं। फिर है हमारे अनुसंधान का जो सबसे अंतिम चरण है या आखिरी प्रक्रिया है, वो है प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमने बहुत अच्छे से अनुसंधान कार्य किया है, सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है, वैज्ञानिक पद्धति से हमने अध्ययन किया है, उसके पश्चात भी अगर हमारा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण जो है सटीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, आकर्षक नहीं हुआ, तो फिर हमारा अनुसंधान का जो कार्य है वो उतना निखर कर नहीं आता है या उतना अधिक वो प्रभावी नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण जो है बहुत जो सावधानी से किया जाना चाहिए, और ये जो रिपोर्ट है बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि जो आगे जो इस पर जो भी अध्ययन करेंगे उनको अनुसंधान के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अनुसंधान जो सामाजिक अनुसंधान है उसकी प्रक्रिया और चरण के पश्चात उसकी जो अनुसंधान समस्या के आधार हैं उसको अगर हम देखें तो इसका भी एक निश्चित क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पर जो समस्या है उसको लिया जाता है सामाजिक अनुसंधान के लिए। इसके आधारों को अगर हम देखें सामाजिक अनुसंधान के, तो सबसे तो प्रथम ये है कि जो अनुसंधानकर्ता जो समस्या का जो आधार रख रहे हैं वो नवीन होना चाहिए, नया होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये है कि उस विषय पर जो है पहले से काफी ज्यादा उस पर अनुसंधान किया हुआ ना हो। संबंधित क्षेत्र जरूर हो, परंतु उस पर अनुसंधानकर्ता के लिए, रिसर्चर के लिए करने के लिए बहुत सारे अनछुए पहलू होना चाहिए, तभी वो जो है समस्या जो है सार्थक होगा या सामाजिक अनुसंधान के लिए उपयोगी होगा। दूसरा, समाजोपयोगी होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो समस्या का आधार हम ले रहे हैं वो समाज से संबंधित होना चाहिए, और उस पर जो हम रिजल्ट निकालेंगे, जो हमारा निष्कर्ष आएगा वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। साथ ही जो रिसर्चर है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसकी भी ज्ञान में वृद्धि होना चाहिए, और समाज की किसी न किसी समस्या से या घटना से संबंधित होने पर किसी समस्या का हम निदान निकाल सकते हैं या उसका समाधान के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा है जो शीर्षक है, जो अनुसंधान करता है, जो समस्या का जो चुनाव करते समय उसका जो सामाजिक अनुसंधान का जो शीर्षक रखते हैं वो जो है समाज विरोधी नहीं होना चाहिए। अर्थात समाज में किसी मान्यताओं, किसी परंपराओं, किसी व्यक्ति के मूल्य विचारों को हर्ट करने वाला नहीं होना चाहिए, जिससे कि उसका विरोध शुरू हो जाए। तो इसका आधार भी काफी सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए इस आधार को। उसके बाद है तथ्यों के आधार पर समस्या का चुनाव। जो समस्या हम ले रहे हैं उसके चुनाव का आधार ये होना चाहिए कि उस पर पहले से कुछ तथ्य उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है। अगर बिल्कुल भी तथ्य उपलब्ध नहीं है तो भी इससे हमारा सामाजिक अनुसंधान प्रभावित होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है शीर्षक। जो शीर्षक है जो अनुसंधान के विषय हमने लिए हैं तो उसका जो शीर्षक है वो जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करते हैं, उसकी जो रुचि, मूल्य, आदर्श, विचार है उससे अलग होना चाहिए। जो रिसर्चर जो है, जो सोचते हैं, जो उनके पूर्व की पूर्वाग्रह है, जो मान्यताएं हैं, उसके आधार पर अपना शीर्षक नहीं रखना चाहिए, बल्कि वो शीर्षक जो है सामाजिक अनुसंधान के लिए उपयोगी हो और समाजोपयोगी हो, ऐसा शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। तो ये सामाजिक समस्या के आधार हैं। इसके बाद हम सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता को देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक क्षेत्र में या समाजशास्त्र के क्षेत्र में काफी उपयोगी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जब हम अनुसंधान कार्य को संपन्न कर लेते हैं तो इसके माध्यम से हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए यह उपयोगी है। नए नए हमें जानकारी प्राप्त होते हैं, नए नए क्षेत्रों को हम इसके माध्यम से देखते हैं। उसके अलावा इससे जो, क्योंकि हम सारे वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके ज्ञान अर्जन करते हैं या अनुसंधान करते हैं, तो इससे जो जानकारी प्राप्त होती है वो प्रामाणिक होता है, विश्वसनीय होता है, जिस पर हम कभी भी पुनः रिसर्च कर सकते हैं या उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण कर सकते हैं। इस तरीके से यह विश्वसनीय होता है। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से कई प्रकार के परिवर्तन भी हम
देखते हैं। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान में हम जो विषयों को उठाते हैं उसके माध्यम से कई सामाजिक समस्याओं का हम समाधान, निराकरण या निदान भी निकाल सकते हैं। साथ ही सामाजिक अनुसंधान कई सामाजिक समस्याओं के निराकरण में दिशा निर्देश देने वाले होते हैं या सामाजिक योजनाओं के सफल संचालन के लिए भी दिशा निर्देश देने वाले होते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक अनुसंधान समाजशास्त्र के क्षेत्र में काफी अधिक उपयोगी है। सामाजिक अनुसंधान का ही एक अन्य जो प्रकार है क्रियात्मक अनुसंधान, उस पर अगर हम देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान भी सामाजिक अनुसंधान का ही एक प्रकार है, जिसमें अनुसंधान का वह प्रक्रिया अपनाया जाता है जिसमें समस्या के क्रियात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान क्रियाविधि है जिसमें हमें सामाजिक समस्याओं के संबंध में विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है, साथ ही सामाजिक परिवर्तनों के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है और इसके अलावा हम विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जो परिवर्तन आते हैं समाज में उस पर भी इसके माध्यम से हम गहन अध्ययन कर सकते हैं और उसके पश्चात, उन परिवर्तनों के पश्चात समाज में होने वाले जो समस्याओं का जो समाधान है उसके विषय पर भी हम सुझाव या उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक अनुसंधान की पद्धति है। इसके यह जो है मुख्यतः उन विषयों से संबंधित होता है जो जो हमारे सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं या क्रियात्मक होते हैं। और इसकी परिभाषा करते हुए प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक है गुडेनहर्ट, इन्होंने कहा था कि सामाजिक अनुसंधान उस कार्यक्रम का भाग होता है जिसका उद्देश्य समाज में विद्यमान परिस्थितियों में परिवर्तन लाना है। तो मुख्यतः हम देख सकते हैं कि यह परिवर्तन का अध्ययन करने वाला अनुसंधान की पद्धति है। इसके अलावा मैकग्रेथ जो एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने भी क्रियात्मक शोध एवं संगठित एवं खोजपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में संबंधित परिवर्तन तथा सुधार के उद्देश्यों से अध्ययन करना तथा रचनात्मक परिवर्तन लाना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुख्यतः ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को केंद्र में रखता है और उसी पर अध्ययन करता है या इसका विषय जो होता है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित होता है। इसके माध्यम से हम अनेक जो सामाजिक समस्याएं हैं जो हमारे आसपास विद्यमान है, गरीबी, बाल अपराध, बेरोजगारी, इसके अलावा जो समाज में चलने वाली और घटनाएं हैं जिनके माध्यम से बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले जीएसटी लागू किया गया था, नोटबंदी की प्रक्रिया हुई थी, तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारे जो क्रियात्मक पक्ष है सामाजिक जीवन के, उन सब पर हम इसके माध्यम से अनुसंधान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अनुसंधान की पद्धति है। इसके अध्ययन करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। मुख्य रूप से 4 जो तथ्य हैं जिसको हमें ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात, सामाजिक समस्या या घटना के क्रियात्मक पक्ष की ओर ध्यान देना। इसके माध्यम से सामाजिक समस्या के या घटना के जो क्रियात्मक पक्ष है उस पर ही हम अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी पर अपना अनुसंधान कार्य आगे बढ़ाते हैं। फिर है समस्या या घटना के संबंध में ज्ञान। जब हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो हमें संबंधित समस्या या घटना के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इस तथ्य को हमें ध्यान रखना चाहिए क्रियात्मक अनुसंधान करते समय। इसके पश्चात सहयोग प्राप्त करना। हम जिस समुदाय में क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं या जिस समूह में हम क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं वहाँ के जो सदस्य हैं उनका भी सहयोग हमें प्राप्त करना चाहिए। फिर प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं देना, ये भी इसका चौथा एवं महत्वपूर्ण बिंदु है, तथ्य है जिसको ध्यान में रखा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान करते समय। इसके बाद इसके लक्ष्य को हम देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान करने के कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं। मुख्य रूप से 3 लक्ष्यों को बताया गया है, जिसमें से पहला लक्ष्य है परिवर्तन को नियोजित करना। क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से यह क्योंकि हम सामाजिक परिवर्तनों या वर्तमान में जो समाज में जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं उस पर ही हम अनुसंधान का जो अपना विषय है उसको फोकस रखते हैं। तो इसके माध्यम से हम परिवर्तन, जो समाज में होने वाले परिवर्तन है उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं और कहीं न कहीं उसको अपने मनवांछित दिशा की ओर उसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं या उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो होने वाले परिवर्तन है उसको नियोजित किया जा सकता है। फिर इसका और दूसरा लक्ष्य है क्रियात्मक परिस्थितियों को नियंत्रित करना। सामाजिक अनुसंधान की इस पद्धति में जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसमें जो परिस्थितियां जिस पर जो हम क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, या इसका लक्ष्य होता है कि इस अनुसंधान के माध्यम से उन परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाना या नियंत्रित करना। और तीसरा है सुधार एवं कल्याण।
क्रियात्मक अनुसंधान करने का एक तीसरा लक्ष्य और है कि हम हमारे जो समाज में आसपास जो जो घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसका निदान करना और सुधार एवं कल्याण की योजनाओं को बढ़ावा देना, ये भी एक क्रियात्मक अनुसंधान का एक लक्ष्य है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं को हम देखते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले हम देखें तो पहला पॉइंट ये है कि कोई अत्यंत आवश्यक जो व्यवहारिक जो कार्य होता है उसकी आवश्यकता के कारण ये प्रारंभ होता है। अर्थात हमारे जो समाज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली जो कई घटनाएं, समस्याएं हमारे आसपास हमें दिखाई देती है, उनसे संबंधित कोई व्यवहारिक जो आवश्यकता होता है जिसको हमें अध्ययन करके उसका निष्कर्ष या उसका कुछ न कुछ समाधान हमें निकालना ही रहता है, ऐसे ही विषयों पर क्रियात्मक अनुसंधान को प्रारंभ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मध्याह्न भोजन योजना संचालित है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, उसका समाज पे प्रभाव कैसा पड़ रहा है। इसी प्रकार से अभी समाज में कुछ समय पहले नोटबंदी हुआ था। इस तरीके से बहुत सारी जो समस्याएं हैं या जो घटनाएं हैं जो समाज पे प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, उन्हीं विषयों पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो कोई व्यवहारिक जो आवश्यकता जो समाज को प्रभावित करता है, उसी के कारण यह प्रारंभ किया जाता है। दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो विशिष्ट विषयों का अध्ययन, जैसे कि हमने अपने पूर्व चर्चा में भी अभी बताया था कि कोई विशेष जो घटनाक्रम है या जो कोई विशेष जो प्रक्रियाएं हैं जो समाज को प्रभावित कर रही हैं, उन्हीं के विषयों पर ऐसे ही विशेष विषयों को लेकर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। जैसे कुछ समय पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर जो प्रक्रिया अपनाने के लिए शासन के द्वारा निर्देशित किया गया था, तो वो जो प्रक्रिया है अभी वर्तमान में उसका कितना प्रभाव समाज पर पड़ा है, वो किस स्तर पर है, उस पर और क्या सुधार किया जाना चाहिए, इस तरीके से जो सारी बातें हैं जो ऐसे ही विषयों पर, ऐसे ही विशेष विषयों पर क्रियात्मक अनुसंधान को किया जाता है। इसी तरीके से और भी जितने समाज को प्रभावित करने वाले विशिष्ट जो विषय हैं उनको केंद्र में रखकर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। फिर तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक नियोजन, संचालन एवं मूल्यांकन जो प्रक्रियाएं हैं उनको अपनाया जाता है। अर्थात जब हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो इस पर सामूहिक प्रयास किया जाता है कि हम जो समस्या हमने अनुसंधान के लिए लिया है उसका या फिर जिस घटना पर हम क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं उसके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अनुसंधान में सम्मिलित व्यक्ति हैं और वो जो जन समुदाय है जिस पर वो जिस विषय से ऐसा विषय जो किसी जन समुदाय से जुड़ा है, उस जन समुदाय से जुड़े विषयों को जो हमने उठाया है उससे संबंधित जो जन समुदाय है उनके सदस्य और अनुसंधानकर्ता सभी मिलकर उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से नियोजन के लिए योजना बनाते हैं, उसका संचालन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। और हम देखें इसके विशेषता को तो संबंधित अवधारणाओं का प्रशिक्षण। जब हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो जो अनुसंधान का जो विषय है वो हमारे समाज से संबंधित होता है या समाज पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उससे संबंधित होता है। तो इस पर जो कार्य करने वाले जो रिसर्चर जो होते हैं वो काफ़ी कुशल और अनुभवी होना चाहिए। तो उसके लिए उनको समस्या से संबंधित समस्त प्रशिक्षण दिया जाता है। यह भी इसकी एक विशेषता है क्रियात्मक अनुसंधान का कि रिसर्चर जो होते हैं वो अपने क्षेत्र के दक्ष जानकार व्यक्ति होते हैं और जो अनुसंधान विषय से अच्छी तरीके से परिचित होते हैं क्योंकि उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर है प्रमुख निर्देशक सिद्धांत मानव अंतःक्रिया है। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है किसी प्रकार का कोरी कल्पना या किसी प्रकार का अनुमानों पर आधारित या किसी और तरीके से कल्पना शक्ति पर आधारित ऐसा कार्य नहीं है। ये एक ऐसा कार्य है जो किसी घटना जो समाज को प्रभावित करने वाली घटना से संबंधित होता है या क्रियाओं से संबंधित होता है। तो इस तरीके के विषय पर जब अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधानकर्ता जो प्रत्यक्ष रूप से उस समुदाय में जाता है, उस जन समूह में जाता है जहाँ पर कि अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और वहाँ जाकर वो वहाँ के सदस्यों से अंतःक्रिया करते हैं, वहाँ इंटरेक्शन होता है। तो इसका जो मुख्य जो विशेषता या मुख्य जो सिद्धांत ही यह है कि इसमें अंतःक्रिया होता है और अंतःक्रिया के माध्यम से अध्ययन सामग्री प्राप्त करते हैं और कुछ निष्कर्ष हम निकालते हैं। इसके बाद और इसकी विशेषता को देखें तो जो अनुसंधानकर्ता रिसर्चर्स जो होते हैं उनकी कार्यों में प्रत्यक्ष सहभागिता होती है। अभी जैसा कि हमने पहले पॉइंट को डिस्क्राइब किया कि इसमें अंतःक्रिया होती है, तो अंतःक्रिया किस स्थिति में होगा जब जाकर रिसर्चर वहाँ पर सभी घटनाओं में अपनी भागीदारी देंगे या सहभागी होंगे, तब वहाँ पर अंतःक्रिया होगा। तो रिसर्चर्स को पूरा उस जन समुदाय में जाना ही पड़ता है जहाँ पर कि उसने क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए विषय का चुनाव किया है। तो ये इस पर रिसर्चर को अपनी सहभागिता देना होता है। इसके अलावा
हम और इसकी विशेषता को हम देखें तो समस्या संबंधितों से व अनुसंधानकर्ताओं में सहभागिता के साथ साथ समन्वय भी होता है। जब अनुसंधानकर्ता उस जन समुदाय में जाते हैं जहाँ पर कि वो घटना हो रहा है, और ये क्रियात्मक अनुसंधान है क्योंकि इसमें घटनाक्रम चल रहा है या घट रहा है, जैसे हमने मिड डे मील के बारे में या किसी और भी जो सामाजिक समस्या उसके बारे में बात किया, तो जो घटनाएं हैं जो हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें अनुसंधानकर्ता भी भाग लेता है और अपनी सहभागिता देता है, अंतःक्रिया करता है, और वहाँ पर के जो जन समुदाय है और संबंधित व्यक्ति समस्या से वो भी भाग लेते हैं या वो भी सहभागी होते हैं। तो उस स्थिति में दोनों में समन्वय का होना आवश्यक होता है। तो समन्वय को संधारित करते हुए, समन्वय करते हुए कार्य को इसमें किया जाता है। तो इस तरीके से ये समस्त जो है क्रियात्मक अनुसंधान के जो विशेषताएं हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख प्रकारों को देखें तो पहला है क्लासिकल एक्शन रिसर्च, जिसमें जो समाज के जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे या इश्यूज हैं जिस पर जो कि हमेशा विद्यमान रहते हैं या जिन पर हमेशा कार्य करने की जरूरत रहती है, जैसे बेकारी, गरीबी, बंधुआ मजदूर इत्यादि। तो ऐसे विषयों पर किए जाने वाले क्रियात्मक अनुसंधान को हम क्लासिकल एक्शन रिसर्च कहते हैं। दूसरा है कंटेम्प्रेरी एक्शन रिसर्च, जिसमें हम अपने वर्तमान में जो समसामयिक जो घटनाक्रम घट रहा है और जो समाज को प्रभावित कर रहा है, ऐसे विषयों पर हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, तो इसे हम कंटेम्प्रेरी एक्शन रिसर्च कहते हैं। जैसे वर्तमान में भी हमने बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम देखे हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर सीएए की जो चल रही है प्रक्रिया या एनआरसी की जो प्रक्रिया चल रही है और जिस पर बहुत सारे चर्चाएं होती रहती हैं। तो ऐसे विषयों पर अगर हम जो हमारे समसामयिक विषय हैं उस पर अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान करें तो उसे हम कंटेम्प्रेरी एक्शन रिसर्च के अंतर्गत हम रख सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा प्रकार देखें तो क्रिटिकल एक्शन रिसर्च है, जिसमें कुछ बहुत ही गंभीर और गहन जो समस्याएं होती है जो समाज को प्रभावित करती है, ऐसे विषयों पर हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। तो ये इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। इसके बाद हम क्रियात्मक अनुसंधान के एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो पहला इसका हमें जो एडवांटेज दिखाई देता है या गुण या लाभ इसका है वो यह है कि व्यवहारिक व्यावसायिक समस्याओं के लिए उपयोगी है। क्रियात्मक अनुसंधान हमारे दैनिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष, व्यवसायिक जो समस्याएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से हम इन क्षेत्रों में या इन जो व्यवसायिक जो हमारे जो गतिविधियां हैं या जो समस्याएं हैं उसका हम समाधान निकाल सकते हैं। फिर गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही तथ्यों को उपयोग होता है। बहुत सारे जो अनुसंधान होते हैं उसमें सिर्फ गुणात्मक तथ्यों का उपयोग किया जाता है और कुछ अनुसंधान की जो पद्धतियां होती है उसमें परिमाणात्मक तथ्यों का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी यह प्रमुख विशेषता या लाभ है कि हम इसमें दोनों प्रकार के तथ्यों का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा है इसका जो लाभ जो हमें दिखाई देता है, समस्या विषय के संबंध में गहन ज्ञान, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान जो है पूरा प्रैक्टिकल है, हम वहां जाकर फील्ड में पूरा कार्य करते हैं, तो हमें जो संबंधित विषय है या जो समस्या है उसके बारे में काफी विस्तृत और गहन ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेष गुण है। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो क्रियात्मक पक्ष व अनुसंधान में अंतर करना कठिन, क्योंकि जो समस्या होता है वो उसका जो प्रक्रिया है वो रनिंग कंडीशन में रहता है या चालू रहता है, उसी को हम अपना अनुसंधान का विषय बनाए रहते हैं। तो उस स्थिति में दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा क्रियात्मक पक्ष है और कौन सा अनुसंधान का जो गतिविधि है वो संचालित हो रही है। तो ये बहुत कठिन समस्या होता है। दूसरा अगर हम देखें तो इस अनुसंधान में अधिक समय, श्रम और धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें पूरा पार्टिसिपेट करना पड़ता है वो जो संबंधित समस्या होता है उसमें, तो इसमें अधिक समय लगता है। इसके बाद तीसरा इसका एक और दोष हमें दिखाई देता है कि इस अनुसंधान में पुनर्परीक्षण संभव नहीं होता है, क्योंकि जो घटनाएं हैं वो एक बार घटित होती है उसके बाद दोबारा हम उस पर पुनर्परीक्षण नहीं कर पाते हैं, तो ये इसका दोष है। तो इस तरीके से अभी हमने पूरा क्रियात्मक अनुसंधान के सभी पक्षों का विस्तृत अध्ययन किया। सहभागी या पार्टिसिपेटरी रिसर्च का एक अन्य प्रकार है जो एक वैज्ञानिक अनुसंधान की पद्धति है, जिसमें रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी निर्धारित समूह में जाकर या अपने सहयोगियों के साथ जाकर वहां पर जो समस्या है उसको जानने की, समझने की, उसको ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। साथ ही उस समूह के या समुदाय के व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करके संपूर्ण समस्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथ ही
समस्या का निदान के लिए, समाधान के लिए भी कार्य करते हैं। तो ये पार्टिसिपेटरी जो अनुसंधान है वो सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान में इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसके माध्यम से न सिर्फ सामाजिक परिवर्तनों को समझने का कार्य किया जाता है या समाज में जो होने वाली जो समस्याएं हैं उसके अध्ययन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा साथ साथ में यह एक ऐसी अनुसंधान पद्धति है जिसमें अनुसंधान का लोकतांत्रिकरण या विकेंद्रीकरण किया जाता है, अर्थात कार्यों का ऊपर से नीचे संपूर्ण विभाजन किया जाता है। और इस विधि में कार्य करने के लिए बहुत सारे उपायों को अपनाया जाता है, जैसे समूह चर्चा, उसके अलावा सर्वेक्षण, साक्षात्कार आदि विधियों का इसमें शामिल किया जाता है अध्ययन करने के लिए। और इसके माध्यम से हम काफ़ी जो वर्तमान में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े जो योजनाएं चल रही हैं उसके विषय पर भी अनुसंधान कार्य कर सकते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान है, सामाजिक समूह जो बीमा योजनाएं हैं, और इसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना। इस तरीके से जो बहुत बड़ी बड़ी जो योजनाएं चलती है, जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो योजनाएं हैं, उन सभी पर हम जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च है उसको हम कर सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं को हम पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहला विशेषता हम देखते हैं अध्ययन किए जाने वाले समूह की भागीदारी। यह एक ऐसा अनुसंधान पद्धति है जिसमें जो समस्या का क्षेत्र है या जो चिन्हित क्षेत्र है या जो निर्धारित क्षेत्र है, वहां पर जब रिसर्चर जाते हैं तो वहां पर जो समूह होता है वो स्वयं अनुसंधान कार्य में भागीदारी करते हैं। अनुसंधानकर्ता और जो समूह के सदस्य हैं वो दोनों मिलकर ही इन जो समस्या है उस पर कार्य करते हैं। जब अनुसंधानकर्ता कार्य प्रारंभ करते हैं तो वो समस्या से संबंधित निम्न स्तर पर अधिक फोकस करते हैं। निम्न स्तर के जो लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो सबसे ज्यादा पीड़ित और दमित होते हैं, वैसे व्यक्तियों पर अधिक फोकस किया जाता है। साथ ही वहां पर उच्च स्तर के जो लोग होते हैं उनसे भी विचार विमर्श, समूह चर्चा करके दोनों स्तर पर समग्र रूप से कार्य करके फिर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश किया जाता है। तो ये है इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता अगर हम देखें, अनुभवियों के पूर्व ज्ञान को शामिल करना। जब रिसर्चर किसी निर्धारित जो समूह है या समुदाय है जहाँ पर वो कार्य करने जाते हैं पार्टिसिपेटरी रिसर्च के माध्यम से, तो उस स्थिति में वहां पर जो भागीदारी करने वाले जो जन समुदाय हैं या जो प्रभावित जो समूह हैं, उनके जो सदस्य होते हैं वो उस समस्या से पूर्व परिचित होते हैं, उनके पास काफी अनुभव होता है, उनके पास काफी ज्ञान होता है। तो उस स्थिति में रिसर्चर को उनके जो पूर्व अनुभव है या पूर्व ज्ञान है उसका जरूर उपयोग करना चाहिए या उसके माध्यम से समस्या का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और इसके लिए भी विभिन्न विधियों या पद्धतियों का सहारा लिया जा सकता है, जैसे कि समूह चर्चा है, फोटोग्राफी है, थिएटर वर्क है, किस्से कहानियां हैं। इस तरीके से इंटरेक्शन की ये सभी जो माध्यम है उसका उपयोग करके जो वहाँ पे के अनुभवी लोग हैं उनसे उस विषय पर संपूर्ण सहयोग प्राप्त करना चाहिए। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। इसके बाद इसकी तीसरी विशेषता अगर हम देखें तो शक्ति और सशक्तिकरण पर ध्यान देना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इस पार्टिसिपेटरी रिसर्च का, जिसमें जब काफी बड़ा जब कोई घटनाक्रम होता है या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, तो उसमें अधिकतर हम देखते हैं कि निम्न स्तर के जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित, दमित, शोषित या उत्पीड़ित हैं, वो काफी अधिक प्रभावित होते हैं। तो ऐसे लोगों की शक्ति पर मतलब उनके सशक्तिकरण पर जो रिसर्चर है उनको काफी ध्यान देना चाहिए या कार्य करना चाहिए, तभी इस अनुसंधान की उपयोगिता रह जाएगी, अन्यथा ये जो है एक फॉर्मल कार्य बन जाएगा। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस पर पैट्रिसिया मैकगुइर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। भागीदारी अनुसंधान में मुख्य मुद्दा शक्ति है। सत्ता संरचनाओं और संबंधों के परिवर्तनों के साथ साथ उत्पीड़ित लोगों के सशक्तिकरण का भी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें जो अनुसंधान कार्य से जो अनुसंधान कार्य में जो प्रभावित समूह हैं उसके शक्तिकरण पर या उसके सशक्तिकरण पर पर्याप्त कार्य किया जाना चाहिए। चौथी विशेषता प्रतिभागियों में चेतना जागृत करना या वह उनका प्रशिक्षण। ये ऐसी विशेषता है जिसके माध्यम से जो रिसर्चर होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, वो जो
जो जन समूह होता है जहाँ पर यह कार्य किया जाता है, यह प्रोजेक्ट पार्टिसिपेटरी रिसर्च किया जाता है, वहाँ पर के लोगों में समूह चर्चा या प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से उनमें चेतना जागृत करने का प्रयास करते हैं। साथ ही उनको जो समस्याओं से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग दिए जाते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास में वृद्धि हो। तो इस तरीके से ये जो है विशेषता है वो पार्टिसिपेटरी रिसर्च की विशेषता है, जिसमें रिसर्चर जो है संपूर्ण जन समुदाय को अपने साथ में लेकर चलते हैं जिस पर कि वो कार्य कर रहे होते हैं, और न सिर्फ चलते हैं बल्कि उनको प्रशिक्षित भी करते हैं, उनमें चेतना भी जागृत करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके आत्मबल में वृद्धि हो और वो समस्याओं का सामना अच्छी तरीके से कर सकें। इसके बाद राजनीतिक कार्यवाही, जो इसकी 5वीं विशेषता है, इसका अर्थ ये होता है कि जो प्रभावित जो जन समुदाय है या जो प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले जो जन समुदाय है जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च में कार्य कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार के दबाव, दमन इत्यादि से दूर करके उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि करना, उनको उच्च स्तर के जो डर या दबाव है उससे बाहर निकालना, और अपने लिए जो आवश्यक है, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसी चीजों, ऐसी बातों के लिए उनको आत्मविश्वास दिलाना और उन मांगों को या उन जो उनके लिए लाभदायक जो कार्य है उनको करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ये समस्त कार्य जो है रिसर्चर करते हैं। तो इस तरीके से ये इनके महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं पार्टिसिपेटरी रिसर्च के। पार्टिसिपेटरी रिसर्च जब करते हैं तो हमने देखा कि उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन विशेषताओं के साथ ही कुछ समस्याओं का सामना जो रिसर्चर है उनको करना पड़ता है। जब पार्टिसिपेटरी रिसर्च करने जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं फील्ड में। उन समस्याओं को अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहला शोध और शोधकर्ता के बीच में संबंध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इस पूरे जो रिसर्च है उसमें। जो शोध करता है उसको अपने शोध के विषय में या रिसर्च के विषय में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसके हर पक्ष, हर पहलू को उनके द्वारा पूर्व में अध्ययन किया जाना चाहिए और उनसे संबंधित सभी सामग्रियों का उनके द्वारा पूर्व में विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। वो किस निर्धारित समूह में जा रहे हैं, कौन से समस्या का अध्ययन कर रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट है पूरी सोसाइटी को, कैसे प्रभावित कर रहा है, इन सारे विषयों पर उनको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जो समस्या है जिसका सामना करना पड़ता है, या इस पर पूरी तरीके से कुशलता हासिल करके ही शोध के क्षेत्र में जाया जा सकता है। दूसरा हम देखें शोधकर्ता की शक्ति। शोधकर्ता को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। वहाँ पर एक एक्टिव सदस्य के रूप में उस समुदाय के लिए मोटिवेटर का काम करना पड़ता है, एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए, उसको कुशल जो कम्युनिकेशन स्किल वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से इन सारी उसकी जो क्वालिटी है वहाँ पर उपयोग में आता है। तो उसकी जो शक्ति है वो वर्सटाइल होना चाहिए, या उसमें बहुत सारे ऐसे गुण होना चाहिए जिससे वो सभी जन समुदाय को अपने साथ में समन्वय करके उस कार्य को पूर्ण कर सके। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी समस्या इसमें आती है पार्टिसिपेटरी रिसर्च करने में, क्योंकि इसमें संपूर्ण रूप से समुदाय में जाकर भागीदारी निभानी पड़ती है। तो उस स्थिति में इसमें समय अधिक लगता है, धन अधिक लगता है, श्रम अधिक लगता है, संसाधन अधिक लगता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बहुत ही खर्चीली जो अनुसंधान की विधि है। तो सभी विषयों के अनुसंधान के लिए इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक श्रम, धन, संसाधन की मांग करने वाला एक अनुसंधान पद्धति है। चौथा पार्ट है कुशल शोधकर्ता की अनिवार्यता। ये भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इस पार्टिसिपेटरी जो रिसर्च है उसमें एक शोधकर्ता को सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटी की आवश्यकता होती है। इसलिए उसको इसमें किसी भी व्यक्ति को शोधकर्ता के रूप में हम नहीं भेज सकते हैं, बल्कि जो रिसर्चर जो होता है, जो शोध करने जो जाता है शोधकर्ता, उसको कुशल होना चाहिए। पूर्व में उसको प्रशिक्षित करने के बाद ही इसमें भेजा जा सकता है। अर्थात इस पूरे शोध कार्य को करने के लिए या पार्टिसिपेटरी रिसर्च को करने के लिए एक कुशल शोधकर्ता की अनिवार्य रूप से होती है। तो इस तरीके से यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हर समय हमें एक कुशल शोधकर्ता प्राप्त नहीं हो सकता। तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च की कुछ समस्याएं हैं और वही इसकी कुछ विशेषता है, और अनुसंधान क्षेत्र में दिन ब दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं को दूर करके विशेषताओं पर फोकस करके इस विधि का आज के समय में बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है।